आरती स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। बाल बनाते बनाते उसने रिसीवर हाथ में लिया। उधर से आवाज़ आई, आरती, मैं शोभा बोल रही हूँ। नमस्ते जीजी, खुश रहो। क्या कर रही हो? प्रोग्राम बनाया कि नहीं अजमेर आने का? जी, अभी तक तो नहीं बनाया है। अभी तो बस स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। स्कूल में ही उलझी रहोगी या अपने परिवार की भी कोई फिक्र करोगी? तुम्हारे ससुर यहाँ अजमेर के अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी कोई परवाह है कि नहीं तुम्हें? पर जीजी, उनकी देखभाल करने के लिए आप सब हैं ना। जेठ जी, जेठानी जी व मामा जी सभी तो है वहाँ। हाँ हाँ, जानती हूँ सब है, पर तुम्हारा भी तो कोई फ़र्ज है। दुनिया क्या कहेगी? कभी सोचा है तुमने? वह तो यही कहेगी ना कि बूढ़े ससुर बीमार है और बहू को अपने स्कूल से ही फुर्सत नहीं है। पर जी, आप तो जानते ही हैं कि अभी परीक्षा का वक्त है और ऐसे में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर मेरी कोई ज़रूरत भी तो नहीं है वहाँ, और रोहन वहाँ पहुँच ही गए हैं। वैसे भी बाबूजी को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। सही इलाज मिल गया तो वे जल्दी ही घर आ जाएंगे। 2-4 दिनों में स्कूल के बच्चों की परीक्षा हो जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। भाई, रोहन तो अपनी जगह मौजूद है, पर तुम भी तो बहू हो। लोगों की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। मेरी मानो तो आज ही आ जाओ। समाज की रीति रिवाज और लोक दिखावे के लिए ही सही। ठीक है जीजी, मैं देखती हूँ, कहकर आरती ने फ़ोन रख दिया और तैयार होकर स्कूल के लिए चल पड़ी। रास्ते भर वह सोचती रही कि जीजी ठीक ही कह रही है, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए, चाहे यहाँ बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाए। पराए बच्चों के लिए मैं परिवार को तो नहीं छोड़ सकती। तभी अंतर्मन से कई और आवाज़ें आई, छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? 2-4 दिनों बाद चली जाना। वहाँ ज़्यादा भीड़ लगाने से क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना ही चाहिए। वे मेरे पिता जैसे हैं। मेरा भी कुछ दायित्व है। स्कूल के प्रति कोई फ़र्ज नहीं, बच्चों के भविष्य के प्रति कोई दायित्व नहीं। बीमार व्यक्ति के प्रति दायित्व अधिक होता है, और यदि वह ससुर हो तो और भी, वरना लोग कहेंगे कि पराया खून तो पराया ही होता है। आरती का विवेक आखिरकार सामाजिक दायित्व के आगे नतमस्तक हो ही गया। अगले दिन आरती सीधे अस्पताल पहुंची। नमस्ते जीजी, आरती ने जीजी के पैर छूते हुए कहा। खुश रहो, अच्छा किया आ गई। बीमार आदमी का क्या भरोसा, कब हालत बिगड़ जाए। कुछ हो जाता तो मन में अफसोस ही रह जाता। अच्छा, बोलो जीजी, ऐसे क्यों कह रही हो? जीजी की बात सुनकर आरती अंदर तक काँप उठी। उसका भावुक मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता था कि इंसान का अंत निश्चित है, और जीजी जितने सहज भाव से यह कह रही थी, उसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ खा पी लेना। पहले एक नज़र बाबूजी को देख लेना, वे कुछ बोल तो सकते नहीं, वेंटिलेटर पर हैं। तुम पहले नहा धो लो। फिर रोहन को आवाज़ लगाकर बोली, जा कुछ नाश्ता ले आ हमारे लिए, आज कचौड़ी खाने का मन हो रहा है। पास में ही गर्मा गर्म कचौड़ियाँ उतर रही है। 5-7 कचौड़ियाँ और मसाले वाली चाय मांगा ले, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कहकर जीजी वहीं पालथी मार कर बैठ गई। आरती हतप्रभ होकर जीजी को देखने लगी। उसे अस्पताल में ऐसे वातावरण की उम्मीद ना थी। जिस तरह जीजी फ़ोन पर उसे नसीहत दे रही थी, उससे तो यह प्रतीत हो रहा था कि मामला बड़ा गंभीर है और वातावरण बोझिल होगा। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। खैर, भूख तो उसे भी लग रही थी और कचौड़ियाँ उसे भी पसंद थी। आरती, अब जरा पल्लू सिर पर डाल कर रखना, सब मिलने जुलने वाले आएंगे।
यही समय होता है अपने घर की इज्जत रखने का। नाश्ता करते ही जीजी ने आरती को सचेत कर दिया, जिससे आरती को वातावरण की गंभीरता का एहसास फिर से होने लगा। अस्पताल में मिलने जुलने वालों का सिलसिला चल पड़ा। मौसी मौसा जी, छोटे दादाजी, मामा जी, उनके साले, बेटे बहू और ना जाने कौन कौन मिलने आते रहे और जीजी सिसक सिसक कर उनसे बतियाती रही। आरती का काम था सबके पैर छूना और चाय कॉफ़ी के लिए पूछना। वैसे भी उसकी कम बोलने की आदत ऐसे वातावरण में कारगर सिद्ध हो रही थी। 3-4 दिनों बाद बाबूजी की अचानक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने सलाह दी, आप लोग इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। इनकी जितनी सांसें बची है वे ये घर पर ही तो ले तो अच्छा है। डॉक्टर की बात सुनते ही आरती बिलख बिलख कर रोने लगी, पर जीजी सब बड़े शांत मन से सुनती रही। और फिर शुरू हो गए निर्देशों के सिलसिले। रोहन, भाभी से कहना गंगा जल, तुलसी पत्र आदि का इंतजाम कर ले। जाते समय रास्ते से धोती, जोड़ा, गमछा, नारियल लेने हैं आदि जाने कितनी बातें जीजी को मुँह जवानी याद थी। वे कहती जा रही थी और सब सुनते जा रहे थे। घर लाने के 3-4 घंटे बाद ही बाबूजी इस संसार से विदा हो गए। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समय बाबूजी के मृत्यु शोक में निःशब्द हो जाए या जीजी की तरह आगे होने वाले आडंबरों के लिए कमर कस ले। सब काम जीजी के निर्देशानुसार होने लगे। आने जाने वालों का तांता सा बंध गया। सुबह होते ही घर के सभी पुरुष नहा धोकर सफ़ेद झक कुर्ता पैजामा पहनकर बैठक में बैठ जाते। बहू होने के नाते आरती व उसकी जेठानी भी बारी बारी स्त्रियों की बैठक में उपस्थित रहती थी। आरती देख तो इस साड़ी के साथ कौन सी शॉल मैच करेगी। रोज सुबह जीजी का यही प्रश्न होता था और इसी प्रश्न के साथ वे अपना सूटकेस खोलकर बैठ जाती थी। सूटकेस है या साड़ियों व सीलों का शोरूम, और वह भी ऐसे समय। आरती अभी यह विचार कर ही रही थी कि जीजी बोली, ऐसे समय में अपने पराओं सबका आना जाना लगा रहता है, ढंग से ही रहना चाहिए। यही मौका होता है अपनी हैसियत दिखाने का। जीजी ने आरती को समझाते हुए कहा तो उसका भावुक मन असमंजस में पड़ गया। वह तो बाबूजी की बीमारी की बात सुनकर 2-4 घरेलू साड़ियाँ व 1-2 शॉल ही लेकर आई थी। उसने सोचा था ऐसे समय में किसे सज धज कर दिखानी है, माहौल गमगीन रहेगा, पर यहाँ तो मामला अलग ही था। जीजी तो थी ही सेठानी, घर की अन्य स्त्रियों के भी यही ठाठ थे। नहा धोकर बढ़िया साड़ियाँ पहनकर बतियाने में ही सारा दिन बीतता था। घरेलू काम के लिए गंगाबाई और खाना बनाने के लिए सीताबाई जो थी। जीजी, आज खाने में क्या बनेगा? सीताबाई ने पूछा तो जीजी ने सोचने की मुद्रा बनाई और बोली, बाबूजी को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। गट्टे की सब्जी और मिस्सी रोटी में भी बना लो। दही, सब्जी, चावल तो रहेंगे ही, सलाद भी काट लेना। हाँ, जरा ढंग से ही बनाना। जाने वाला तो चला गया, पर ये जीव निगोड़ी ना माने। ऐसी वैसी चीज़ ना भाएगी किसी को। हाँ जीजी, देखना ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि ससुराल जाकर भी याद करेंगी। आरती मुँह बाए कभी जीजी की ओर देखती तो कभी सीताबाई की ओर। अभी तो बाबूजी को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए थे और यह खैर बहती गंगा में हाथ धोने के अलावा चारा भी क्या था। आरती भी वैसे ही करती जैसे अन्य सभी। अचानक से बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो सभी चौंक पड़े। अरे, गोरखपुर वाले चाचा चाची जी आए हैं। जा आरती, जाकर बैठक में बैठा जा। हाँ, पल्लू सिर पर रखना। अभी बाबूजी को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए हैं। ज़्यादा कचर पचर मत करना। चाची थोड़ी चालाक है। घर के अंदर की बात
उगलवाना चाहेंगी। ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा मत बक देना। सुनकर आरती हक्की बक्की रह गई। वही जीजी जो अभी तक परिधानों व पकवानों का चुनाव कर रही थी, अचानक यूं गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगी, सोचा भी ना था उसने। सिर पर पल्लू ओढ़कर आरती चाची जी के पास बैठ गई। कुछ औपचारिक बातों के बाद चाची जी से रहा न गया। वे पूछी बैठी, क्यों आरती, बंटवारा तो कर गए न भाई जी? जायदाद तो काफ़ी थी उनके नाम। आरती अब तक इस बेमौसम की बरसात की आदी हो चुकी थी। बोली, चाचा जी, वह सब तो भाई लोग जाने, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहती हूँ कि इन सब बातों के विषय में सोचने का भी समय नहीं मिलता। अब तक चाचा जी की नज़र आरती के हाथों पर पड़ चुकी थी। अरे यह क्या, सोने की पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी है? तेरे पास हीरे की चूड़ी है ना? ऐसे मौके पर नहीं पहनेगी तो कब काम आएगी? जीजी तो जीजी, चाची जी भी। आरती हैरान थी। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, या शायद दुनिया की यही रीत है। उसे सब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी अपनी नादानी पर। भला उसके प्यास क्या कमी थी? गहनों व साड़ियों का जो यूं भी मुंह उठाकर चली आई। उसने अपने हाथों के साथ साथ साड़ी को छिपाने की भी नाकामयाब कोशिश की। उसे लगा कि बिना किसी सजधज के आना उसकी भावुकता नहीं, उसकी मूर्खता की निशानी है। उधर अंदर जीजी जी कीमती पश्मीना शॉल ओढ़े बतिया रही थी। जब से बाबूजी की बीमारी की खबर सुनी, एक निवाला गले में नहीं उतरा। 2 साड़ी ले दौड़ी आई मैं तो। आखिर बाप था, कोई दूसरा थोड़े था। अरे कुछ जिम्मेदारी भी तो होती है बड़ों की। भाभियाँ तो मेरी भोली है, दुनियादारी नहीं जानती। आरती जीजी की इस बात से सहमत थी। वह तो अब इस सोच में थी कि जिस धूमधाम से 12वें दिन की तैयारी करवाई जा रही थी, उससे तो निश्चित ही था कि बड़ी संख्या में मेहमान रहेंगे। आरती ने एक नज़र फिर अपनी साड़ी व चूड़ियों पर डाली। 12वें दिन भी पहनने के लिए उसके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं था, और उस दिन चाची जी जैसी कई और महान हस्तियों का आगमन हो सकता था। वह बड़ी उलझन में पड़ गई। एक मन तो यह कह रहा था कि ऐसे वक्त में ऐसे सजधज दिखावा ठीक नहीं है। दूसरी ओर वही मन उसे समझा रहा था, तुझे भी उस दिन के लिए अच्छी साड़ी व चूड़ियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि यही दुनिया की रीत है और तू भी इस दुनिया में रहती है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।